अपनी इस तरह की फोटोज देखकर दिव्या बस रोए जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह अपनी इस समस्या के बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी। वह सोचने लगी कि अगर उसकी इन फोटोज के बारे में उसकी सास और उसके पति को पता चला तो कहीं उसे घर से ना निकाल दें, और पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेंगे। क्या वह मानेंगे कि इसमें दिव्या की कोई गलती नहीं है। कॉरिडोर में यह सब सोचते सोचते अचानक ही बेहोश हो गई और उस समय मुकुल अपने कमरे में था। लगा जैसे कुछ गिरा हो। उसने कमरे से ही आवाज दी, भाभी किचन में कुछ गिरा है क्या? अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं आ जाऊं? सामने की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो कमरे से बाहर आकर मुकुल ने देखा। जैसे वह कमरे से बाहर निकला तो देखा कि दिव्या बेहोश पड़ी है। उसे देखते ही मुकुल उसे उठाने को दौड़ा। वह दिव्या के चेहरे को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। जब दिव्या नहीं उठी तो उसने तुरंत ही उसे गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में ले गया। उसने दिव्या के चेहरे पर पानी की छींटें मारी जिससे दिव्या को होश आया। जैसे ही वह उठी उसने देखा कि मुकुल हाथ में पानी का ग्लास लिए उसके सामने खड़ा है। उसके होश में आते ही मुकुल पानी का ग्लास साइड में रखकर बेड पर दिव्या के साइड में बैठते हुए बोला, आप ठीक तो हैं भाभी? क्या हो गया अचानक आपको? कैसे बेहोश हो गईं? दिव्या आंख खुलते ही बोली, मेरा फोन कहाँ है? मुकुल ने कहा, शायद कॉरिडोर में गिर गया होगा। आप रुकें, मैं लाता हूँ। इतना सुनकर दिव्या फट से उठ खड़ी हुई और जैसे ही मुकुल फोन उठाने को हुआ उसने पहले ही दिव्या ने अपना फोन उठा लिया। मुकुल ने कहा, भाभी आप क्यों आए? मैं फोन ले आता, आप आराम कर लो। दिव्या नॉर्मल होते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। मुकुल ने फिर से पूछा, भाभी कोई बात है तो मुझे बताइए। दिव्या झुंझलाते हुए बोली, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, और इतना कहकर अपने कमरे में चली आई। मुकुल दिव्या को देखता रह गया और अब वह भी अपने कमरे में चला गया। इधर दिव्या अपने कमरे में आकर अपने फोन को देख देख कर रोने लगी और उधर मुकुल बैठा बैठा सोच रहा था कि कुछ तो अजीब है। मैंने पहले भी भाभी को परेशान देखा था। उस दिन भी उनका फोन उनके हाथ में लगा था और आज भी मैं जैसे ही फोन उठाने लगा उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे फोन में बहुत बड़ा कोई राज छुपा हुआ हो। क्या बात हो सकती है? कहीं भाभी किसी मुसीबत में तो नहीं? वह बैठा बैठा यही सब सोच रहा था कि तभी उसके दोस्त का फोन आया। उसने कहा कि कल मेरा बर्थडे है और इसी खुशी में कल मैंने अपने सारे कॉलेज फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। मुकुल ने कहा, नहीं यार मैं नहीं आ सकता। उसके दोस्त ने कहा, लास्ट ईयर है यार, पता नहीं फिर कब मिलना हो, और फिर वैसे भी तू तो देश से ही बाहर जाने वाला है, तुझे सही प्लेसमेंट मिला है यार, पता नहीं तेरे दर्शन फिर कब होंगे। फ्रेंड के इतना जोर देने पर कुल ने कहा, चलो ठीक है मिलते हैं कल। उसने इतना कहकर फोन रख दिया। उधर दिव्या भी सोच विचार में डूबी थी, अब क्या होगा। पर इसी तरह शाम हो गई। शाम को दिव्या किचन में खाना बना रही थी कि तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया जिसे उसकी सासू माँ ने लाकर दिव्या को दिया और कहा, बेटा किसी का फोन आ रहा है। दिव्या अननोन नंबर देखते ही समझ गई। उसने कहा, माँ जी अभी देखती हूँ बस। सास ने कहा, मैं उठा देती हूँ, लो तुम बात कर लो। कहकर सास ने फोन दिव्या के कान पर लगा दिया। दिव्या कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर सुनते रही तो सामने से आवाज आई, कैसी हो मैडम, और क्या हो रहा है? दिव्या कुछ न बोली तो सामने वाला इंसान थोड़ा गुस्से में आ गया। कहीं सास को आवाज न आ जाए
इसलिए दिव्या ने कहा, इंश्योरेंस कंपनी का फोन है माँ जी, आप काट दीजिए। फोन काटते हुए सास बोली, ये कंपनी वाले भी ना ऐसे फोन लगाते हैं जैसे कितना जरूरी कॉल हो। सास ने फोन रखा और चली गई। बेटा, मैं जरा बाहर पार्क तक घूमने जा रही हूँ। दिव्या बोली, ठीक है माँ जी। और दिव्या ने सास के जाते ही देखा कि उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज रिसीव हुआ है। उसने तुरंत ही अपना फोन ओपन किया और मैसेज सुना, जिसमें कहा गया था, बहुत बड़ी गलती कर दी हमारा फोन काटकर। अब ये तेरी सारी फोटोज नेट पर देखना कैसे वायरल होती हैं। दिव्या की तो जैसे जिंदगी ही खत्म होने वाली थी। उसने होश संभालते हुए तुरंत ही उस नंबर पर कॉल बैक किया और जैसे ही सामने वाले ने फोन उठाया, दिव्या बोली, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर वो फोटोज प्लीज प्लीज कहीं अपलोड मत करना, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और सामने से आवाज आई, आ गई अकल ठिकाने? याद रहे, आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मुझे तुमसे ये भी कहना था कि यार तुम्हारी फोटोज देख देख के अब रहा नहीं जा रहा। एक बार मिलने आ जाओ तो सुकून मिल जाए। इतना सुनते ही दिव्या गुस्से में चिल्लाई, क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, समझे तुम? सामने से आवाज आई, अच्छा तो फिर मैं तुम्हारी ये फोटोज अपलोड कर दूं, है ना? दिव्या चुप हो गई और वह इंसान फिर से चिल्लाया, बोलो, कर दूं तुम्हें वायरल? दिव्या अब फिर से रोने लगी और कहा, क्या चाहते हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? प्लीज मुझे छोड़ दो। सामने से आवाज आई, अब इस बारे में मैं तुमसे मिलकर ही बात करूंगा। आज रात तुम मेरे पास आओगी। तुम्हारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो होटल है ना, बस वहीं आ जाना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। दिव्या ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। जैसे ही सामने वाले ने फिर से धमकी देते हुए कहा, चल आज का दिन और दिया, लेकिन कल 12 बजे तक उस होटल में पहुंच जाना, वरना। बस इतना कहकर वह इंसान भयानक हंसी हंसने लगा। फोन रखते ही दिव्या थर थर कांपने लगी। मुकुल ने उसे फिर से देखा और परेशान हो गया। उसने पूछा तो दिव्या ने कह दिया कि उसे बुखार है, बस इसलिए। मुकुल ने कहा, बुखार है तो आप आराम कीजिए। इतना कहकर मुकुल ने उसे दवाई दी और आराम करने का कहकर चला गया। मुकुल अपने कमरे में बैठा बैठा सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो भाभी इतना अजीब व्यवहार कर रही हैं। उसे दिव्या का व्यवहार बहुत ही अजीब लग रहा था। वह इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि दिव्या की सास ने आवाज लगाई, दिव्या, मुकुल, कहाँ हो तुम दोनों? नीचे आओ, खाना खा लो। मुकुल ने सुना और वो नीचे आ गया। साथ में दिव्या का गेट नॉक करके उसे भी बता दिया कि मामी नीचे खाने को बुला रही हैं। दिव्या नीचे आई तो उसकी सास ने पूछा, दिव्या, कुछ हुआ है क्या? दिव्या घबरा गई। उसने कहा, क्यों माँ जी? उसकी सास ने कहा, कुछ नहीं बेटा, 1-2 दिन से तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ है बताओ? सास के पूछने पर दिव्या ने कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा सा फीवर हो गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब दिव्या खाना खाकर अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि अगर वह कल नहीं गई तो कहीं वो लोग सच में मेरी फोटोज अपलोड ना कर दें। यह सोचते सोचते ही वह बोल पड़ी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसने सोचा कि मुझे किसी भी कीमत पर कल उन लोगों से अपनी फोटोज डिलीट करानी होंगी, लेकिन मैं कल वहां पर जाऊंगी कैसे? माँ जी से क्या कहूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ? उसने सोचा, जो भी हो, कल मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा।
और इसी सोच विचार में वह सो गई। उधर मुकुल दिव्या के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। पता नहीं क्या हुआ है, कुछ तो है जो भाभी को परेशान कर रहा है, पर वह हमें बता नहीं रही हैं। जो भी हो, मुझे उसका पता लगाना ही होगा और इसकी शुरुआत कल से ही होगी। वह भी यह सोचकर सो गया। अगले दिन दोनों ही नाश्ता करते समय जब तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, दिव्या ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, मेरी एक सहेली के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें देखने चली जाऊं? सास ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दिव्या सकपका गई। उसने कहा, नहीं नहीं माँ जी, आपको तो सत्संग में जाना था ना, सरला आंटी जी के साथ। आप वहाँ चले जाइए, मैं हॉस्पिटल हो आती हूँ। तभी मुकुल ने भी कहा, मामी, मैं भी अपने दोस्त के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, हो सकता है कि रात को लेट हो जाऊं। अब सब लोग नाश्ता करके अपने अपने रूम में चले गए। फिर सरिता जी सत्संग के लिए अपनी पड़ोसन के यहाँ गईं। वहीं से दोनों को साथ जाना था और शाम को देर होनी थी क्योंकि कार्यक्रम शाम तक का था। और अब मुकुल भी घर से निकलते हुए बोला, भाभी, आप चाबी को लेकर ही चले जाना क्योंकि मैं तो लेट ही आऊँगा और आप मुझसे तो पहले ही आ जाओगे। दिव्या बोली, ठीक है। और फिर मुकुल के निकलने के बाद तुरंत ही दिव्या भी निकल गई क्योंकि अब तक 11 बज चुके थे और उसे 12 बजे तक वहां पहुंचना था। घर से निकलते ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, होटल ब्लू हेवन, रूम नंबर 101, लव वर्ड्स के नाम से कमरा बुक था। उसमें लिखा था, सीधे इस रूम में चली आना। दिव्या मजबूर थी, इसलिए जाना जरूरी था। किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसने अपने पति को बताने की कई बार कोशिश की थी, पर जब भी वह बताने की कोशिश करती, वह कोई न कोई बहाना बना के फोन रख देता कि बाद में बात करूंगा। और जब दिव्या अपनी सास के साथ होती तब उससे पूछता, बताओ क्या बात है, और दिव्या अपनी सास की वजह से कुछ नहीं कह पाती, जबकि मुकुल बार बार पूछता कि क्या बात है। जिसे पूछना चाहिए उसने एक बार भी नहीं पूछा और उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था सिवाय उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने के जिन्होंने उसकी वो पिक्चर्स ली थी। बस वो यही सोचकर उनके पास जा रही थी कि किसी तरह उन लोगों को मना ले कि वो उसका पीछा छोड़ दें, उसकी फोटोज डिलीट कर दें। और इसके लिए वह अपनी सारी ज्वेलरी भी लेकर गई थी कि इस ज्वेलरी के लिए वो लोग उसकी बात मान लेंगे। और यही सब सोचते सोचते वह जैसे ही उस होटल की तरफ मुड़ी, मुकुल की नज़र उस पर पड़ गई क्योंकि वह और उसके फ्रेंड्स उसी होटल के पास वाले रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड का बर्थडे मनाने के लिए आए हुए थे। उसने जैसे ही दिव्या को देखा वह थोड़ा शॉक हुआ क्योंकि दिव्या ने तो घर पर कहा था कि वह हॉस्पिटल जाएगी और फिर यहाँ आसपास तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। उसने अपने फ्रेंड्स को कहा, अरे यार सुनो ना जरा, जस्ट 2 मिनट्स यार, आई विल बी बैक, इट्स अर्जेंट। फ्रेंड्स ने भी कहा, ओके बट जल्दी आना, आज फुल डे एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स को बोलकर वह वहां से निकल गया और दिव्या के पीछे पीछे आने लगा। होटल के बाहर ही सड़क पर दिव्या का पैर मुड़ गया और उसके पैर में कुछ लगा, लेकिन वह जल्दी में थी इसलिए जल्दी जल्दी अंदर होटल में चली गई और पीछे पीछे मुकुल भी जाने लगा। अंदर जाते ही दिव्या लिफ्ट में चली गई और मुकुल जब तक आया तब तक वह जा चुकी थी। अब मुकुल दिव्या को हर तरफ ढूंढने लगा, लेकिन वह उसे नहीं दिखी। तो उसने रिसेप्शन पर जाकर पता किया, लेकिन वहां भी दिव्या के नाम से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
वह बाहर जाकर एक जगह बैठ गया। उधर दिव्या जैसे ही कमरे में पहुंची, उसके कमरे में घुसते ही दरवाजे के पीछे खड़े व्यक्ति ने रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दिव्या ने देखा कि वहां 2-3 लोग थे जो उसे ऊपर से नीचे तक बहुत ही बुरी तरह देख रहे थे। उसे बहुत डर लग रहा था। दिव्या के हाथ पैर कांपने लगे। उसे देखकर उनमें से एक आदमी बोला, अरे आप इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? यहाँ आराम से बैठकर बात करते हैं। दिव्या बिना कुछ सोचे उस आदमी के पैरों में गिर पड़ी। दोनों हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज मेरी फोटो डिलीट कर दीजिए। उसके लिए आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। इतना बोलकर तेज तेज रोने लगी। फिर आंसू पोंछते हुए बोली, तुम लोगों को जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम लोग बस मेरी फोटोज डिलीट कर दो। जब वह यह कहते हुए अपने पर्स से अपनी ज्वेलरी निकालते हुए बोली, आप चाहें तो मेरी सारी ज्वेलरी ले लीजिए, इसकी कीमत लाखों में होगी, बस तुम लोग मेरी फोटोज डिलीट कर दो। उन लोगों से वह रोते रोते यह सब कह रही थी। तभी उनमें से एक बोला, अरे मैडम, इतनी खूबसूरत फोटो की इतनी कम कीमत? दिव्या झट से उससे उठते हुए बोली, अगर आपको और पैसे चाहिए तो मैं और भी दे दूंगी, बस तुम मेरी फोटो अभी डिलीट कर दो। उनमें से दूसरा बोला, कर देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले कीमत तो सुन लो। दिव्या बोली, बताओ आप लोगों को कितने पैसे और चाहिए? वह दिव्या के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, पैसों की जरूरत नहीं है, बस तुम हमारे पास थोड़ा समय बिताओ। बस जैसी इन फोटोज में हो, एक बार तुम्हें सच में वैसे ही देखना चाहते हैं। और तभी पीछे से एक ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर खींचा और दिव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या करे। न वह बाहर जा सकती थी क्योंकि उनमें से एक दरवाजे पर खड़ा था। दिव्या खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगी। उसके हाथ में एक फ्लावर पॉट लगा जिसे उसने उसके सर पे दे मारा, जिसने उसका पल्लू पकड़ा हुआ था। दिव्या की इस हरकत से वह तीनों और ज्यादा भड़क गए और गालियां देते हुए बोले, साली बचकर जाएगी कहाँ? आज तेरा ऐसा हाल करेंगे जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह कहकर उसने दिव्या के बाल पकड़ लिए। उनमें से एक दिव्या के पीछे दरवाजे पर खड़ा था और एक चोट लगने के कारण जमीन पर पड़ा था। दिव्या को कुछ नहीं सूझा तो जिस आदमी ने उसके बाल पकड़े हुए थे उसे टूटे हुए पॉट से घायल करके वह अंदर बाथरूम में लॉक हो गई और उसने अपने पति को कई बार फोन मिलाए। उसके पति ने फोन नहीं उठाया। दिव्या डर के मारे थर थर कांप रही थी। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने पति को एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी जिसमें उसने अपनी हर बात कही और अंत में कहा कि मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। विराट, मुझे बचा लो प्लीज। उस वीडियो में वह फूट फूट कर रो रही थी। उसने कहा, मुझे यकीन है कि तुम मुझे बचा लोगे। उसने यह वीडियो विराट को भेजा। तभी दिव्या ने सुना कि उन लोगों को किसी का कॉल आया। उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा, पर हमें जो करना है वो अब हम करके ही रहेंगे। आपको अपने काम से मतलब है, वो हो जाएगा। कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उधर मुकुल बाहर आकर बैठा तो उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जिससे लगकर दिव्या का पैर मुड़ा था। उसने देखा कि वहीं पास में एक कील पड़ी थी और उससे आगे कुछ खून के छींटे भी दिखे। वह समझ गया
कि यह खून दिव्या के पैर से ही निकला होगा। उसके पास अब एक ही रास्ता था कि वह उस खून की छींटों की मदद से ही दिव्या तक पहुंच सकता था। लेकिन 10 माले की इतनी बड़ी बिल्डिंग में दिव्या को ढूंढना बहुत मुश्किल था, पर उसने डिसाइड किया कि वह दिव्या को ढूंढ ही लेगा। और वह तुरंत ही उठा और लिफ्ट में जाकर हर एक फ्लोर पर उतरकर यह चेक करता कि लिफ्ट से बाहर जाते हुए खून के निशान हैं या नहीं। इसी तरह जब वह छठे माले पर पहुंचा तो उसने देखा कि लिफ्ट के बाहर कुछ खून के निशान थे, जिनकी मदद से वह उस रूम तक पहुंच गया जिसमें दिव्या थी। उसने गेट नॉक किया और कहा कि यहाँ मेरी वाईफाई है क्या? एक्चुअली वो कहीं दिख नहीं रही है पिछले 1 घंटे से। अंदर जो विलेन टाइप आदमी खड़ा था उसने कहा, नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। मुकुल ने बात करते करते अंदर का जायजा लिया कि अंदर कितने लोग हैं। सबके चेहरे देखते ही पता चल रहा था कि ये कोई शरीफ तो नहीं है, पर अब दरवाजा बंद हो चुका था। मुकुल घबराया क्योंकि उसे दिव्या नहीं दिखाई दी थी। उसने तुरंत ही साइड जाकर पुलिस को कॉल करके सारी बात बताई और कहा कि प्लीज आप जल्द से जल्द पहुंच जाएं। अब तक वो गुंडे दरवाजा तोड़कर दिव्या को बाहर निकाल चुके थे। हालांकि उनके हाथ लगाते ही दिव्या ने टूटे हुए कांच से अपनी गर्दन काटनी चाही, लेकिन एक ने हाथ पकड़ते हुए उसे एक झटके से बेड पर पटक दिया और 2 लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़कर उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया, क्योंकि मुकुल पुलिस को कॉल करके फिर से दरवाजा खटखटाने लगा। उसने सोचा कि मुझे इन लोगों को बातों में लगाना चाहिए जब तक पुलिस ना आ जाए। दरवाजा नहीं खुला और मुकुल ने डोर लॉक के होल में से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर जो उसने देखा, उसे देखते ही उसका खून खौल गया और उसने बिना देर किए तुरंत ही दरवाजा तोड़ दिया। गेट खुलते ही उसने देखा कि दिव्या के ऊपर एक आदमी झुका हुआ था जिसने कपड़े नहीं पहने थे और दिव्या की साड़ी नीचे पड़ी हुई थी। 2 लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़े हुए थे और दिव्या खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दिव्या को ऐसी हालत में देखकर मुकुल के सिर पर खून सवार हो गया। उसने बिना कुछ सोचे जो भी उसके हाथ लगा वह बस उन लोगों पर बरस पड़ा। किसी का सिर दीवार पर दे मारा तो किसी के हाथों की उंगलियां ही तोड़ दी और तीसरा, जिसने कपड़े नहीं पहने थे, उसे दिव्या ने धक्का दिया और खुद उठकर बेड से अलग दीवार के पास कोने में सहमी सी बैठ गई और दिव्या को जिसने धक्का दिया उसे पकड़कर मुकुल ने उसका सिर फाड़ दिया और जैसे ही वह उसके ही चाकू से उसे ही मारने वाला था, पुलिस वहां पहुंच गई और घसीटते हुए सभी मुजरिमों को वहां से ले गई। साथ ही मुकुल को कहा कि वह दिव्या के नॉर्मल होने पर उसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाए और वहां से चले गए। दिव्या को इस हालत में देखकर मुकुल खुद पर काबू नहीं कर पाया और उसने तुरंत ही जाकर दिव्या को सीने से लगा लिया और दिव्या फूट फूट कर रोने लगी। वह उसे चुप करता हुआ बोला, तुमने मुझे क्यों एक बार भी कुछ नहीं बताया? क्यों मुझसे सब बात छुपाई? दिव्या कुछ नहीं बोल पा रही थी और बस रोए जा रही थी। मुकुल उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर आंखों में आंसू लिए बोला, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। इतना कहकर उसने फिर से दिव्या को सीने से लगा लिया और अब दिव्या के फटे हुए ब्लाउज और दूर पड़ी साड़ी को देखकर वह भी रोने लगा था। उसे लग रहा था कि अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो आज क्या होता। थोड़ी देर बाद दिव्या को शांत करके वह उसकी साड़ी उठाकर लाया और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। तुम साड़ी पहन लो, फिर हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। और दिव्या ने अपनी साड़ी पहन ली, पर उसका ब्लाउज फटा हुआ था। अभी वो दोनों पुलिस स्टेशन गए और दिव्या ने पुलिस को सारी सच्चाई बताई।
उसने बताया कि यह सब कैसे और कहां से शुरू हुआ। मुकुल के बहुत समझाने और हिम्मत देने के बाद उसने इतनी हिम्मत की थी कि वह पुलिस स्टेशन गई और फिर उसने यह भी बताया कि उन लोगों को किसी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि आपका काम हो जाएगा और वो कोई वीडियो डिलीट करने का भी कह रहे थे। दिव्या का बयान दिलवाने के बाद मुकुल उसे लेकर सीधा घर आया और उसे उसके कमरे में छोड़ने गया। दिव्या अभी भी बहुत घबराई हुई थी। मुकुल जाने लगा तो दिव्या उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, दोस्तों आज के लिए इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इस कहानी के नए भाग में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ फ्रेंड्स अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच।